हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से शालीनता से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अब भाई देखिए क्लास स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बातचीत बंद कर दीजिए। और आज इतिहास के दूसरे नंबर चैप्टर का दूसरा पार्ट का जो क्लास होने वाला है, दूसरा जो क्लास होने वाला है आज, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। और इतिहास में हम अपने सबसे फेवरेट आदमी के बारे में आज जानने वाले हैं। पता तो चल ही गया होगा कि आज हम लोग किन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम बोल रहे हैं इतिहास में सबसे फेवरेट आदमी, और वो हैं हमारे रॉकी भाई, ठीक है ना। तो आज प्यारे बच्चे हम लोग अपने रॉकी भाई यानी कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े और जो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अभी तक पूछा गया है, सब क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। और आज हम लोग इधर पूरा प्यारे बच्चों समाजवाद और साम्यवाद खत्म कर देंगे। और अगली क्लास से आपका रूसी क्रांति स्टार्ट हो जाएगा। अगली क्लास से क्या स्टार्ट होगा? रूसी क्रांति, ठीक है ना। तो आज हम लोग साम्यवाद को खत्म करेंगे। पिछले क्लास में हम समाजवाद खत्म किए थे, इस क्लास में हम लोग साम्यवाद खत्म करेंगे और अगली क्लास से रूसी क्रांति शुरू हो जाएगा। तो चलिए क्लास तो स्टार्ट होगा ही, क्लास तो चलते रहेगा ही, लेकिन क्लास एकदम बेहतर तरीके से चले इसके लिए पहले आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलो भाई जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से बाबू। जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्या करिए, क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे यहां पर जुड़ जाएं, सभी बच्चे एकदम बेहतर तरीके से यहां पर क्लास कर सकें, सभी बच्चे एक एक कॉन्सेप्ट को समझ सकें। क्योंकि इतिहास जब हम पढ़ाते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है कि बच्चों को इतिहास रटना न पड़े। बच्चों को इतिहास हम यहां पर यानी क्लासरूम में पूरा दिमाग में घुसा दें, समझ गए ना। तो भाई जब हम पढ़ाएंगे इतिहास तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में सीधे ठोकेंगे, समझ गए ना। हाँ तो चलो भाई जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार, अगर पैसा नहीं लगता हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। सर मेरा इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है। ओहो तब तो बहुत दुख की बात है। सर मैं अपने मम्मी के साथ ये क्लास कर रहा हूं, मैं अपने मम्मी के सपने को पूरा करना चाहता हूं, आर्मी बनना चाहता हूं। अरे भाई क्या बात है, सैल्यूट है आपको, ठीक है ना। चलिए ओहो चलिए भाई अब जरा इधर ध्यान दीजिए। जो बच्चे लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लव यू मेरी जान, वो बच्चे अब जरा इधर कमेंट पर ध्यान दीजिए और लव यू इतिहास लिखिए, ठीक है ना। हाँ और नहीं तो फिर बाबू लटक जाइएगा, ठीक है ना। ट्रैक्टर का जो डल्ला होता है ना, ट्रॉली, पीछे जो ट्रैक्टर का डल्ला होता है, डल्ला पर एक लाइन लिखा हुआ रहता है कि लटकला बेटा तो गेला बेटा, ठीक है ना। कभी पढ़े हैं आप लोग? चाहे ट्रक के पीछे देखिएगा तो ट्रक के पीछे लिखा रहता है हॉर्न प्लीज, ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है, चूंकि ट्रैक्टर पर ना लोग पीछे से लटक जाते थे, कहीं जाना है ना तो ट्रैक्टर वाला आगे जा रहा है, पीछे से लोग लटक जाते थे, तो इसलिए लोग ने लिख दिया ट्रैक्टर पर कि लटकला बेटा तो गेला बेटा, समझ गए ना। तो वही वाला बात है यहाँ पर भी ना कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे लटक रहे हैं, समझ गए। तो छोड़िए ये सब, ठीक है ना। अरे भाई छोड़िए ये सब, ठीक है। एक कमेंट हम पढ़ रहे थे और कमेंट में है ना हम एक स्क्रीनशॉट लिए थे, ठीक है ना। आप लोग पर एक कमेंट है बाबू, उस पर ना हम एक स्क्रीनशॉट लिए थे। अभी रुकिए हम आपको दिखाते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं, शायद हमारे पास होगा, ठीक है। बहुत बेहतर स्क्रीनशॉट था, उसमें ये लिखा हुआ था, क्या चीज था भाई, रुकिए हम, एक जबरदस्त मोटिवेशनल शायरी टाइप का था, ठीक है ना। एक जबरदस्त मोटिवेशनल शायरी टाइप का था और शायद कुछ इस तरीके से था ना, हमको तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ इस तरीके से था कि तितलियों का साथ छोड़ करके ना बाज की तरह उड़ना सीखो, ठीक है।
क्यों इन तितलियों के चक्कर में पड़े हुए हो? तो इस तरीके से कुछ बात था। तो चलिए भाई जल्दी जल्दी से क्लास में ना आप लोग जुड़ जाइए। क्लास को एकदम मस्ती भरे अंदाज में हम शुरू करेंगे और आज कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम आपको बताए थे समाजवाद के बारे में, कुछ याद है आप लोगों को? पिछली क्लास में हम आपको बताए थे समाजवाद के बारे में, ठीक है ना? तो बाबू हम समाजवाद के बारे में पूरा देख लिए थे। हम लोग समाजवाद के बारे में पूरा देख लिए थे। तो हम लोग समाजवाद से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना? चलिए, हाँ, समाजवाद से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। हम आपसे आप ना सिर्फ प्यारे बच्चे हमें 2 यूटोपियन समाजवादी का नाम बता दीजिए। 2 यूटोपियन समाजवादी का नाम बता दीजिए। यूटोपियन समाजवादी का नाम बता दीजिए। यूटोपियन समाजवादी को कहा जाता है स्वप्नदर्शी समाजवादी। क्योंकि ये सब जो समाजवादी था ना, ये मजदूरों को सपना दिखाने का काम किया कि देखो हम तुम्हारा स्थिति सुधार देंगे, लेकिन सपना दिखा करके सपना तोड़ दिया, ठीक है? ये सबसे स्थिति नहीं सुधर पाया। यूटोपियन समाजवादी सबसे मजदूरों का स्थिति नहीं सुधर पाया। तब आता है हमारा रॉकी भाई कार्ल मार्क्स और कहता है कि क्यों पड़े हो इनके चक्कर में, दूर दूर तक नहीं है कोई हमारे टक्कर में, और हम मजदूरों का स्थिति सुधारेंगे। ऐसे बात से ना मानने से नहीं होगा, प्यार से पुचकार के नहीं होगा, लतियाना पड़ेगा, ठीक है ना? कार्ल मार्क्स, हाँ, अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो, बिल्कुल ओके। तो जरा देखिए जरा ध्यान से, कार्ल मार्क्स क्या बोला भाई? कार्ल मार्क्स क्या बोला? कार्ल मार्क्स बोला कि अगर मजदूरों का स्थिति सुधारना चाहते हैं, अगर मजदूरों का स्थिति सचमुच में सुधारना चाहते हैं तो ये सब ना नहीं होगा। यानी कि पुचकार के दुलार के काम नहीं चलेगा, लतिया के काम चलेगा। तो जो मजदूरों को गड़बड़ कर रहा है, जो मजदूरों को सता रहा है, सीधे उसको लतिया दो, ठोक दो, समझ गए ना? सीधे उसको लतिया दो और तब जाकर के मजदूरों का स्थिति सुधरेगा। इसलिए सब लोग बन रहे थे समाजवादी। 2 समाजवादी का नाम आप लोग को बताए थे, सेंट साइमन हो गए, लुई ब्ला हो गए, रॉबर्ट ओवन हो गए, मतलब ये सब क्या थे, ठीक है ना? हाँ, ये सब यूटोपियन समाजवादी थे। तो जब हमारे रॉकी भाई आए, यानी कि जब कार्ल मार्क्स आए, तो कार्ल मार्क्स बोले कि अब प्यार से काम नहीं चलेगा, ठीक है? प्यार से बोलेगा तो सुधरेगा। जैसे मान लिया जाए फैक्ट्री के मालिक से लोग बोलते कि देखो भाई सबसे ज्यादा कम, सब मजदूर से ना कम ही काम लीजिए और काम के अनुसार वेतन दीजिए, तो मजदूर का मालिक इतना सुधरल था कि सुन जाता, बात नहीं ना सुनता। तो कार्ल मार्क्स आए और कार्ल मार्क्स बोले कि पुचकार के नहीं, प्यार से नहीं, ढिसुम ढिसुम लतिया करके एकदम काम चलेगा, ठीक है ना? और कार्ल मार्क्स बोले कि हम समाजवादी नहीं बनेंगे, हम एक समाजवादी का लेटेस्ट वर्जन ला रहे हैं और हम क्या बनेंगे भाई? हम बनेंगे साम्यवादी, ठीक है ना? और ये साम्यवाद का विस्तार यही से कर दिए, ठीक है? तो आज हम आपको साम्यवादी के बारे में बताने वाले हैं। किनके बारे में बताने वाले हैं? तो आज हम लोग बताने वाले हैं गरीबों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा कार्ल मार्क्स के बारे में। किनके बारे में? कार्ल मार्क्स के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ओके? तो ध्यान रखिएगा ये बात ना बाबू, आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, याद रहेगा ना? ओहो क्या बात है, सारे बच्चों को याद रहेगा, समझिएगा जरा ध्यान से। और हाँ, जो बच्चे टॉपर बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं जरूर ले लीजिएगा। सोशल साइंस के किताब के लिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना? आपके सामने हम एक बार जरा कॉल करते हैं, आपके सामने ना हम एक बार कॉल करते हैं। आज तो कॉल नहीं किए थे, हम भूल ही गए थे किताब वाले को कॉल करने का। आपके सामने हम कॉल करते हैं और पूछते हैं किताब कब आएगा सोशल साइंस का, ठीक है ना? आपके सामने हम पूछते हैं भाई, हेलो, सोशल साइंस का किताब कब आएगा? इतना टाइम काहे लग रहा है? ओ, अभी टाइम लगेगा 5-6 दिन, ठीक है। मिनिमम टाइम में बोलो इसी सप्ताह में हो जाए, ठीक। चलिए, शुक्र शनिवार तक का बोला गया है कि भाई शुक्र शनिवार तक हम प्रयास कर लेंगे, इस सप्ताह में शुक्रवार तक, ठीक है ना?
बोले हैं कि इस सप्ताह में हम शुक्रवार तक देख लेंगे। तो चलिए, अब हमारे हाथ में तो है नहीं भाई कि किताब को छाप दें। अब हमको भी किसी दूसरे पर निर्भर रहना है, तो जैसे बोलेगा वैसे ही न चलेंगे। चलिए जी, तो हम ना क्लास में आज सीधे आगे बढ़ते हैं। और आज किनके बारे में पढ़ेंगे बाबू? कार्ल मार्क्स के बारे में। इनको आप लोग पहचानते होंगे, इनको आप लोग पहचानते होंगे। कौन है? अरे वही है भाई, कार्ल मार्क्स। ठीक है ना? तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले। पहले हम लोग इनका पूरा जीवनी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इनका पूरा जीवनी पढ़ लेते हैं। देखिएगा जरा से, हम लोग किनके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग बाबू पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो अब जरा ना एकदम ध्यान से सुनिए और एकदम ध्यान से समझने का भी प्रयास करिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म के बारे में। ठीक है ना? यहां से हम लिखना शुरू करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? ठीक है, जन्म कब हुआ, जन्म कहां हुआ, ये सब हमको देखना पड़ेगा ना। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ है 5 मई। कब जन्म हुआ बाबू? तो ध्यान रखिएगा, 5 मई 1818 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। 5 मई 1818 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ? तो जर्मनी में जन्म हुआ। कहां में जन्म हुआ? जर्मनी। जर्मनी का नाम सुने हैं ना? बोलिए जल्दी से, जर्मनी का नाम सुने हैं ना? तो बिल्कुल, जर्मनी में इनका जन्म हुआ। कहां में जन्म हुआ बाबू? तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी में इनका जन्म हुआ। अच्छा, जर्मनी तो बहुत बड़ा है, जर्मनी तो बहुत बड़ा है, छोटा तो नहीं है। जैसे हम बोलेंगे कि हमारा जन्म भारत में हुआ, तो भारत तो छोटा नहीं ना है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि भाई हमारा जन्म भारत में हुआ है, आकर के मिल लेना, तो भारत में लोग हमको कहां खोजेगा? कोई जगह का तो नाम होगा ना। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी में एक जगह है राइन प्रांत। ठीक है ना? जर्मनी में एक जगह है बाबू, ध्यान रखिएगा, नाम है राइन प्रांत। राइन प्रांत। ठीक है, जर्मनी में एक जगह है, नाम है राइन प्रांत। और राइन प्रांत में एक छोटा सा नगर है जिसका नाम है ट्रियर नगर। ट्रियर नगर, समझ गए? ट्रियर नगर, समझ में आ गया ना? अब भारत तो है नहीं कि हिंदी वाला नाम रहेगा भागलपुर और खुशहालपुर। ठीक है ना? समझ गए? तो भागलपुर वाला बात नहीं है। यहां पर ना जर्मनी में अंग्रेजी में सब नाम रहता है। तो नाम क्या है बाबू? ट्रियर नगर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ, तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ। याद रहेगा ना? कहां में हुआ? तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जन्म के बारे में हम जान लिए तो जन्मदाता के बारे में भी तो जानना पड़ेगा ना। तो इनके पिताजी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। इनके बारे में बाबू, पिताजी के बारे में समझिएगा जरा ध्यान से, सीखने का प्रयास करिएगा, याद आपको सब कुछ यही हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम पहले हम लोग जानते हैं। ठीक है ना? इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स। ठीक है, हेनरिक मार्क्स, ध्यान रखिएगा, हेनरिक, पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स। पिताजी का क्या नाम है? हेनरिक मार्क्स। समझ में आया? और ये जो इनके पिताजी थे ना, एक जाने माने वकील थे। वकील समझते हैं ना, जो केस मुकदमा लड़ता है। तो इनके पिताजी क्या थे बाबू? वकील थे। हेनरिक मार्क्स पेशे से वकील थे, ध्यान रखिएगा। यानी कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो वकील के बेटा थे। तो नियम कानून तो इसी जानते होंगे, समझ गए? नियम कानून का तो भरा मारा परिवार उनका है भाई, तो नियम कानून के तो बारे में कोई कह नहीं सकता है। अच्छा, इनके बारे में पहले जान लेते हैं कि इनका धर्म कौन सा था। ठीक है ना? हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, यहूदी थे, क्या थे? तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोगों का हिंदू होता है ना, जैसे मुस्लिम होता है ना, उसी प्रकार से एक धर्म होता है जर्मनी में यहूदी। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इनका जो धर्म था बाबू, इनके धर्म के बारे में ना आप लोग याद रखिएगा, इनका धर्म कौन सा था? तो धर्म था यहूदी। याद रहेगा, धर्म था यहूदी।
मतलब ये यहूदी परिवार में जन्म लिए थे। इनका धर्म कौन सा था? यहूदी। लेकिन बाद में ना ये यहूदी को छोड़ दिए थे, और आप लोग जानबे करते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स भी धर्म परिवर्तन कर लिए थे, और धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए थे, यानी कि बाद में ये ईसाई धर्म को अपना लिए थे। तो ये भी हम लोग लिख देंगे कि बाद में ईसाई धर्म को, बाद में ईसाई धर्म को अपनाया, बाद में ईसाई धर्म को अपनाया। ठीक है ना, याद रखिएगा, बाद में ना ये ईसाई धर्म को अपना लिए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज जो हम आपको बता रहे हैं ना। अच्छा, ये कोई पढ़ने लिखने में भोथर आदमी नहीं थे, ऐसा मत समझिएगा कि पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पाए तब मजदूरों का सेवा करने लगे, ऐसा बात नहीं था। ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यह बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय, जो कि उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई किए थे। ठीक है ना। तो अगर बात करें इनके शिक्षा के बारे में, अगर बात करें इनके शिक्षा के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इनका शिक्षा कहां से हुआ है? इनका शिक्षा हुआ है बोन एवं, ठीक है ना, बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय, बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय कहां से हुआ है बाबू? तो ध्यान रखिएगा बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से इनका शिक्षा हुआ है। ठीक है, कहां से? तो पढ़े लिखे तो व्यक्ति पूरा थे, ऐसा तो नहीं था कि पढ़ाई लिखाई में कोई कमी था, पूरा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ठीक है ना। उस समय, जिस समय ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहे थे, तो एक दो लोगों के विचारों से ना बहुत प्रभावित थे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर हमसे पूछिएगा कि सर आप कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनके विचारों से प्रभावित हैं, अगर हमसे पूछिएगा कि सर भारत में कौन ऐसे टीचर हैं जिनके विचारों से आप बहुत प्रभावित हैं, तो अगर हमारा नाम पूछेगा तो हम 2-3 टीचर का नाम लेंगे। ठीक है ना। सबसे एक नंबर पर हम जिस टीचर को रखेंगे वो है विकास दिव्यकृति, विकास दिव्यकृति सर, समझ गए ना। अगर उनका हमको बोल दे कि लेक्चर आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, तो हम लगातार पढ़ते रहेंगे। ठीक है। उनके बोलने में वो शालीनता है, उनके बोलने का जो अर्थ होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना। और वो ऐसे ऐसे चीजों को, चूंकि वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता है, विकास दिव्यकृति सर, आपको पता होना चाहिए, वो हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता है। ठीक है ना। हिंदी के अलावा वो दर्शन शास्त्र ये सब भी पढ़ाते हैं। तो उनका जो बोलने का शैली है, और एक एक चीज को वो इतने डिफाइन तरीके से, मतलब समझिए कि उसको रिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना। उनका पढ़ाने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा था, तो हम उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ठीक है। उसके अलावा आप लोग देखते हैं कि बीच में खान सर का नाम बहुत ज्यादा उछला, अभी भी खान सर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन जिस समय हमारे देश में ये जो कोविड आया था, कोरोना, उस समय खान सर बहुत पॉपुलर हुए थे। क्यों पॉपुलर हुए थे? देसी स्टाइल को लेकर के, वो समझाने का तरीका उनका बेहतर था। ठीक है ना। किसी भी टॉपिक को ना वो आसान तरीके से समझा देते थे, तो इस वजह से वो पॉपुलर हुए। तो भाई समझाने का तरीका जो देसी स्टाइल वाला है, ये पर्सनली अगर हमारा कहिए तो बहुत फेमस है। इसलिए जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो देसी लहजा निकाल करके पढ़ाते हैं। ठीक है ना। हम कोई उर्दू और फारसी वाला बात नहीं बोलते हैं, और ना ही कोई अंग्रेजी वाला वर्ड हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और देसी वाला इस्तेमाल करते हैं ना तो बच्चों को समझ में भी आता है। तो इसलिए हम देसी थोड़ा ज्यादा प्रयास करते हैं। तो अगर कहिए तो खान सर के विचारों से भी हम प्रभावित हैं। तो इस तरीके से ना हर एक व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को विचारों से प्रभावित होता है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद हमें पसंद करते होंगे और हमारे विचारों से प्रभावित होंगे। ठीक है ना। तो उसी तरीके से कार्ल मार्क्स जो थे वो दो व्यक्ति के विचारों से प्रभावित थे। एक तो हिगेल नामक एक व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स जो थे ना, एक हिगेल नाम के व्यक्ति थे, उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। और एक व्यक्ति थे मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। तो एक मॉन्टेस्क्यू थे, उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो हिगेल और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से, ठीक है ना, विचारों से प्रभावित थे। ओके, चलिए, ये जो हिगेल और मॉन्टेस्क्यू थे ना, ये भी मजदूरों के बारे में बहुत सोचा करते थे और मजदूरों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, लॉजिक भरी बातें बोलते थे। तो इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो हिगेल और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित थे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित है। ठीक है ना।
पूछता है कि कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित थे, तो आपको जवाब देना होगा हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। ठीक है ना, किनके विचार से? हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। अब इनके बारे में जो कुछ भी बताएंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, इनको बचपन में एक लड़की से प्यार हो गया था कार्ल मार्क्स को। अरे देखने में जरा सुंदर उंदर थे भाई, देख ले है ना, हैं देखने में एकदम बढ़िया लगते थे, एकदम सॉलिड। तो बचपन में ना इनको एक लड़की से विवाह हो गया, ये सॉरी प्रेम हो गया, दोस्ती हुआ, दोस्ती धीरे 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 प्यार में बदला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लड़की का नाम था जेनी। ठीक है, लड़की का नाम था जेनी। और हम बात जब कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा 1843 ईस्वी का हम बात कर रहे हैं। कब का हम बात कर रहे हैं बाबू? तो 1843 ईस्वी का हम बात कर रहे हैं। तो 1843 ईस्वी का हम बात कर रहे हैं। तो 1843 ईस्वी में क्या हुआ कि बचपन से ही छोटा थे ना, उसी समय से एक लड़की से दोस्ती हुआ। लड़की का नाम था जेनी। ठीक है, जेनी। तो उस लड़की से दोस्ती हुआ और वो दोस्ती बाद में चल करके प्यार में बदल गया। और ये उस लड़की से प्यार करने लगे, प्रॉमिस कर लिए कि भाई तुमसे हम शादी भी करेंगे। ठीक है ना, तो लड़की से प्यार भी किए और उसी से शादी भी किए। समझ गया ना, उसी से ये शादी भी कर ली है। कौन? कार्ल मार्क्स। तो ध्यान रखिएगा 1843 में बचपन के दोस्त ठीक है ना, जेनी से ध्यान रखिएगा, जेनी से विवाह कर लिए। ठीक है, जेनी से क्या कर लिए बाबू? विवाह कर लिए। ठीक है, विवाह कर लिए। समझ गए? हाँ, तो ये बचपन, हाँ समझ गए ना? हाँ, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम बताए क्या कि सब लोग अब कमेंट बॉक्स में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करने लग गए। यही सब आप लोग का आदत बड़ा खराब लगता है। समझ गए ना, जितना भर रहे, जितना भर बात उतने भर करिए। अब थोड़ा सा आप लोग को मौका मिलता नहीं है कि बल्ला घुमा देते हैं कि चलो भाई चौका लगाइए देते हैं। प्रिंस सर एक मौका दे दिए हैं बोलने का। ठीक है, प्यार वाला मोहब्बत वाला बात पर तो आप लोग उछल पड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे लगता है ना कि नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, इतना जल्दी उछलते हैं कि मत पूछिए। हाँ, समझ में आया? हाँ? एक लिख रही है कि जेनी बहुत सुंदर थी। हाँ, पता तुमको कहा नहीं रहेगा, तुम्हारी चाची थी ना। जेनी तुम्हारी चाची लगती थी ना, तो पता तो रहेगा ही कि सुंदर थी कि क्या थी। अरे बड़ा विचित्र तरीके से लिख रही है कि जेनी बहुत सुंदर थी। ओह, ऐसा लग रहा है कि जैसे पड़ोसन है इनकी। समझ गए? चलिए, यहां तक समझ में आया? हैं? ये तो बिना समझेले समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चिंता मत करिए, अभी तुरंत आप लोग नाराज भी हो जाएंगे। समझ गए ना, अभी तुरंत नाराज भी हो जाएंगे। प्यार में धोखा वाला बात, समझ गए ना, कहते हैं ना प्यार में धोखा। तो 1843 में ये शादी किए, बचपन के मित्र, बचपन के प्यार, बचपन का, ठीक है ना, वो कहते हैं ना बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वही वाला बात था कि बचपन का प्यार था भाई जेनी। तो जेनी से वो विवाह कर लिए। अब जब जेनी से विवाह कर लिए और विवाह करने के बाद इनके मन में ख्याल आया कि हम तो विवाह कर लिए लेकिन मजदूरों के बारे में हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो विवाह के 1 साल के बाद ही, विवाह किए थे 1843 ईस्वी में, विवाह कब किया? 1843 में। अब आगे ये क्या करते हैं, आगे ये क्या किए कि 1844 में ये अपने पत्नी, अपने घर द्वार सब छोड़ दिए। ठीक है, 1844 ईस्वी में सबको कहे कि जाओ भाई अपना अपना रास्ता देखो, अब हम चले अपना एक अलग रास्ता पर। हुआ ना प्यार में धोखा? है, प्यार में धोखा हुआ कि नहीं हुआ बताइए? अब बेचारा बचपन से इंतजार कर रही थी जेनी कि हम मार्क्स से शादी किए हैं और मार्क्स तो धोखा दे दिया जी। घर द्वार परिवार सब छोड़ दिए और सब छोड़ करके निकल गए।
ठीक है ना। वो जो मोदी जी वाला एक पंक्ति है ना, करे हम तो फकीर आदमी है झोला लेके निकल पड़ेंगे जी, वही वाला बात हुआ। कार्ल मार्क्स झोला लेके अपना निकल गए। ठीक है, तो 1844 ईस्वी में ये घर छोड़ दिए। 1844 में इन्होंने 1844 में इन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। ओके, 1844 में क्या हुआ, घर छोड़ दिया। बेचारा शादी नहीं करते, ठीक है ना। कहा लग वैसे शादी किए थे भाई कि 21 साल के बाद पत्नी को छोड़ दिए, और पत्नी को छोड़ करके कहे कि अब चलते हैं मजदूरों का सेवा करेंगे, ठीक है ना। पत्नी बेचारी गलियाती होगी कि हमरा तो सेवा किए नहीं है, मजदूरों का सेवा क्या खाक करेंगे, ठीक है, यही वाला बात हुआ होगा। चलिए, तो 1844 में इन्होंने क्या किया, 1844 में ये कार्ल मार्क्स घर छोड़ दिए, और घर छोड़ करके घर से बाहर निकल गए, बोले कि चलते हैं एकदम मतलब मजदूरों की सेवा करेंगे, मौज कर दी इन्होंने भाई, समझ गए। जब ये घर से बाहर निकले तो ये कहां गए पता है, पेरिस गए, ठीक है। और पेरिस में इनका मुलाकात होता है एक व्यक्ति से, पेरिस में इनका मुलाकात हुआ, आगे लिखते हैं हम, ठीक है ना, आगे लिखते हैं, पेरिस में इनका मुलाकात, पेरिस में इनका मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स, ध्यान रखिएगा नाम क्या है बाबू, फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हुई, ठीक है ना, मुलाकात हुई। इधर फ्रेडरिक एंगल्स भी ना एकदम कार्ल मार्क्स के जैसा ही था। फ्रेडरिक एंगल्स भी जो था, फ्रेडरिक एंगल्स वो किनके जैसा था, कार्ल मार्क्स के जैसा ही था। फ्रेडरिक एंगल्स भी मजदूरों का सेवा करना चाह रहा था, मजदूरों के बारे में विचार कर रहा था। फ्रेडरिक एंगल्स भी चाह रहा था कि हम मजदूरों के बारे में, मजदूरों के हित में कुछ सोचें, और इधर कार्ल मार्क्स भी यही सोच रहे थे। दोनों पेरिस में मिल गए। दोनों जब पेरिस में मिल गए तो कहे कि अब क्या, अब तो सोने पे सुहागा, अब तो चलिए दोनों मिल गए हैं, दोनों मिल करके मजदूरों के बारे में सोचेंगे, मजदूरों के लिए कुछ करेंगे। समझ में आया जी, समझ में आया कि नहीं आया, जो बताइए पहले आप, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। चलिए बहुत बढ़िया, समझिए अब आगे, ट्विस्ट अभी बाकी है, ठीक है ना। तो पेरिस में इनका मुलाकात किनसे होता है, फ्रेडरिक एंगल्स से, ठीक है। और फ्रेडरिक एंगल्स भी एकदम प्यारे बच्चों चाह रहे थे कि हम मजदूरों के बारे में कुछ करें। तो फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिल करके दोनों एक दूसरे से बातचीत किए, विचार शेयर किए, और विचार शेयर करने के बाद बोले कि देखिए भाई, हमें ना कुछ चीजें लिखित रूप से लानी चाहिए ताकि मजदूर जब पढ़ें तो पढ़ करके वो मोटिवेट हो, ठीक है, बट पढ़ करके मोटिवेट हो। चूंकि भाई मजदूरों को एक साथ बुलाना तो संभव था नहीं कि एक जगह पर आकर के जमा हो जाइए और जमा हो करके और आप लोग हमारी बातों को सुनिए। कुछ मजदूर काम कर रहे थे, कुछ मजदूर इधर उधर सब मतलब अलग अलग थे। तो ये दोनों मिलकर के विचार किया कि क्यों ना हम लोग लिखित रूप से किताब के जैसा कुछ निकाल दें और उसमें मजदूरों के हित के बारे में कुछ लिख दें। मजदूर अगर पढ़ेंगे, समझदार होंगे तो समझेंगे, मूर्ख होगा तो भोगेगा। समझ गए ना। तो फ्रेडरिक एंगल्स के साथ ही मिलकर के 1848 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक एंगल्स के साथ ही मिलकर के 1848 में यह एक घोषणा पत्र निकालते हैं जिसका नाम पड़ा साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है। 1848 में इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला, साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला। क्या निकाला बाबू, साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको कि अंग्रेजी में ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या कहा जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकाला, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब निकाला गया, तो साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में निकाला गया। अगर आपसे पूछा जाएगा साम्यवादी घोषणा पत्र किसने निकाला, तो जवाब क्या होगा बाबू? अगर आपसे पूछा जाएगा कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने निकाला, तो जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है ना, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने निकाला, तो जवाब होगा कि साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंगल्स का नाम जरूर आएगा, तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया ना? हाँ, अच्छा जरा देखिए, जरा ध्यान से सुनिए। चूंकि हम आपको पहले बता दिए कि जितने भी पहले यूटोपियन समाजवादी थे जो कि कार्ल मार्क्स के पहले आए और मजदूरों के बारे में सोच रहे थे, तो वे लोग अच्छे से ना, मतलब मजदूरों के हित में काम नहीं कर पा रहे थे। तो जब कार्ल मार्क्स आए तो बोले कि अब प्यार से पुचकार के काम नहीं चलेगा, अब एकदम प्यारे बच्चों क्या होगा, लातम घुसम होगा, जो मजदूरों को सताएगा उसको सीधे सीधे क्या करो, तंग करो, ठीक है। यानी कि हम समाजवाद को नहीं मानेंगे, आधुनिक समाजवाद वो ले आती है, आधुनिक समाजवाद को ही साम्यवाद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना, जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक समाजवाद के जनक कौन है, तो जवाब दीजिएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि आधुनिक समाजवाद के जनक कौन है, तो जवाब क्या होगा बाबू? कार्ल मार्क्स होगा। हम देखिए बड़ा बढ़िया से एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, उबिएगा मत, क्योंकि ये सब चीज ना आपको हम चाह रहे हैं कि यहीं पर याद हो जाए सब कुछ, तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, इसके अलावा 1867 ईस्वी की अब बात करते हैं, ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम बस आपको बता रहे हैं। 1867 ईस्वी में, 1867 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा, एक किताब लिख देते हैं, एक किताब लिखा, ठीक है, किताब लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल। क्या नाम था बाबू? दास कैपिटल। दास चूंकि मजदूर को कहा जाता है, दास किसको कहा जाता है? मजदूरों को ना दास कहा जाता है, तो मजदूरों को कहा जाता है। हाँ, आज से मैथ का क्लास होगा, मैथ का क्लास आज से होगा, गुलशन सर आ चुके हैं, ठीक है ना, आज से मैथ का क्लास होगा। तो पुस्तक का क्या नाम था बाबू? ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल। दास कैपिटल याद रहेगा। पुस्तक का क्या नाम था? तो जवाब याद रखिएगा, पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। कैपिटल, अच्छा कैपिटल में हर्षिकार होगा, दास कैपिटल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो जवाब क्या दीजिएगा? बोलिए। अगर आपसे क्या बात है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। बहुत अच्छी बात है। तो दास कैपिटल याद रहेगा ना, ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो जवाब दीजिएगा कार्ल मार्क्स। याद रहेगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये जो दास कैपिटल निकला बाबू, ध्यान से सुनिए, ये जो दास कैपिटल निकला, पता है ये किताब इतना ज्यादा फेमस हो गया मजदूरों के बीच में, इतना ज्यादा फेमस हो गया, इतना ज्यादा फेमस हो गया, जैसे टारगेट बोर्ड का किताब आपके बीच में फेमस है, ठीक है ना, समझ में आया? यानी कि इतना ज्यादा ये फेमस हो गया किताब कि इसको ना समाजवादियों का बाइबिल कहा जाने लगा। जैसे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्या होता है? रामायण होता है। मुस्लिम का क्या होता है? कुरान होता है ना। और ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबिल होता है। तो बाबू इसको ना बाइबिल कहा जाने लगा, लेकिन किसका बाइबिल? समाजवादियों का। तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ठीक है, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, याद रहेगा।
आपसे पूछा जाएगा कि समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है, तो जवाब क्या दीजिएगा? दास कैपिटल को। समझ में आ गया ना जी? समझ में आ गया? बोलिए जल्दी से। यस सर, बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल, ठीक है ना? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। फाइनली 1883 ईस्वी में, फाइनली 1883 में क्या होता है पता है? 1883 ईस्वी में 65 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, 65 वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो जाता है। इनका मृत्यु हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है। समझ में आया? तो यही है प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का पूरा जीवनी। कार्ल मार्क्स का पूरा जीवनी समझ में आ गया? बोलिए। हाँ, ओहो, समझ में आ गया ना जी? हैं? चलिए, कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में। तो इतना चीज आपको कार्ल मार्क्स के बारे में याद रखना है। बोलिए कितने बच्चे को कम से कम 60% याद हो गया? 50-60% भी कम से कम कितने बच्चों को याद हुआ? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कम से कम 50-60% भी याद हो गया है? जल्दी से बताइए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कम से कम 50-60% भी याद हो गया है? समझ में आ गया ना? अगर ध्यान होगा तो समझ गए होंगे, अगर ध्यान नहीं होगा तब तो 50-60 क्या 5-6 भी समझ में नहीं आया होगा। 5-6% भी मुश्किल है। तो यहां तक समझ में आया? चलिए, अब जब देखिए कार्ल मार्क्स कुछ सिद्धांत दिए थे, कार्ल मार्क्स कुछ सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो कार्ल मार्क्स का दिया हुआ क्या सिद्धांत है बाबू, उस सिद्धांत को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत यही है। टोटल 5 सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना? पांचों सिद्धांत को हम क्या करते हैं कि अभी हाईलाइट करते हैं। देखिए, सबसे पहला था इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। पहला था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, सब कुछ के बारे में ना डिफाइन करेंगे, विस्तार से बताएंगे। तीसरा था बाबू इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा इनका सिद्धांत है मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। तो टोटल 5 सिद्धांत ये दिए थे। अब चलिए पांचों सिद्धांत के बारे में ना बड़ा विस्तार से हम आपको बताते हैं, एकदम अच्छे से बारीकी से समझाते हैं। सबसे पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अब समझिएगा ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होता क्या है। सबसे पहला दिए थे सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होता क्या है, पहले इसके बारे में समझिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ होता है दो विचारों का आपस में टकराव के बाद जो एक नया विचार उत्पन्न होना। यानी सबसे पहले यह आए तो बोले कि जो पुराना विचार है, पुराना विचार को त्यागिए, ठीक है ना, और एक नया विचार के साथ आगे बढ़ना होगा। उसी को इन्होंने नाम दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। यानी कार्ल मार्क्स बोले कि पुराना विचार को त्यागिए और नया विचार को लाइए। ये पुराना व्यवस्था से कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ अगर नया तरीका से हो रहा है तो मजदूर भी नए तरीके से लड़ेंगे, मजदूर भी नए तरीके से संघर्ष करेंगे। तो मजदूरों के लिए बोला गया कि अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत होगा, यानी कि पुराना विचार को मिलाइए एक जगह और एक नया विचार उत्पन्न करिए, और उस नया विचार के तहत अब क्या करेंगे, काम करेंगे। तो पहला सिद्धांत तो कार्ल मार्क्स यही दिया कि नया विचार लाएंगे। दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? मार्क्स कहते थे कि समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल से होता है। कार्ल मार्क्स कहते थे कि समाज का जो विकास होता है ना वो सभी वर्गों के आपसी तालमेल से होता है, चाहे वो अमीर वर्ग हो, चाहे गरीब ये वर्ग हो, चाहे ऊंची जाति नीची जाति, यानी कि समाज में रहने वाले जितने भी सारे वर्ग हैं सभी अगर एक साथ तालमेल बिठा करके अगर रहे तो समाज का निर्माण होता है। सहयोग तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर नहीं होता है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि आपसी तालमेल, सहयोग तथा शांतिपूर्ण अस्तित्व के आधार पर समाज का, मतलब इनका मानना ही उल्टा था।
समाज का सिद्धांत अभी कैसे है, जैसे अभी अगर बोलेंगे कि समाज किसे कहते हैं तो आप यही ना बोलेंगे कि जिसमें हर एक वर्ग के लोग, हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल करके रहे तो उसको कहते हैं समाज। लेकिन ये कहते थे ना कि समाज वैसे नहीं होगा, क्योंकि समाज में तो दो नीति हो रहा है, अमीर अलग गरीब अलग, अमीरों जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को सता रहे हैं। तो ये कहते थे कि समाज वैसे नहीं चलेगा, वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप संघर्ष ये समाज चलेगा, यानी कि जो भी वर्ग हैं सब आपस में संघर्ष करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स मजदूरों को बोले कि देखो भाई, पुचकार करके दुलार करके बाबू मैया प्यार से काम नहीं चलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है ना। समाज में तमाम परिवर्तन ये वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं तथा इससे ही समाज का विकास होता है। कह रहे हैं कार्ल मार्क्स कि भाई अगर बदलाव लाना है तो संघर्ष करना होगा। तीसरा है बाबू इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तीसरा जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का वो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या क्या है? कार्ल मार्क्स बोले कि उन शक्तियों को स्पष्ट किया जो वास्तव में इतिहास की घटनाओं का संचालन करती है। यानी कि देखिए, उससे पहले कुछ ना कुछ घटना घटा था ना, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था? जनता पर अत्याचार हुआ था कि नहीं हुआ था? पहला चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे ना कि फ्रांसीसी क्रांति में जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। अब जब जनता पर अत्याचार हुआ तो जनता क्या किया भाई? राजा को भटाया, आंदोलन किया, राजा के खिलाफ आंदोलन किया, और राजा के खिलाफ आंदोलन करके और क्या किया? राजा के खिलाफ आंदोलन करके राजा को मारा, चाहे राजा को भागने पर मजबूर किया, राजा को हटाया राजगद्दी से। तो जब मजदूरों पर अत्याचार हुआ तब संघर्ष करना पड़ा, यानी कि आंदोलन करना पड़ा। तो यही बात बोले कार्ल मार्क्स कि देखो भाई, मजदूरों तुम पर क्या हो रहा है? आंदोलन हो रहा है, तुम पर अत्याचार हो रहा है, तुमको आंदोलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? आंदोलन करना पड़ेगा, और तब जाकर के तुम्हारा काम फिनिश होगा। तो ये बोले कि अब जो पहले के जो इतिहास में जो घटना घटा है उससे कुछ सीख लो, समझ गए? उससे कुछ सीख लेकर को ना उसी के जैसा कुछ करो। उसके बाद मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिए। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फैक्ट्री में कोई भी वस्तु का अगर निर्माण हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा जो मूल्य है ना वो श्रमिक का है, वो मजदूरों का है। फैक्ट्री में अगर किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है, जैसे मान लिया जाए हम एक सिंपल चीज लेते हैं, ये बोतल का ही निर्माण हो रहा है, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये मजा का निर्माण हो रहा है। इस मजा के निर्माण में मजदूर का तो भी योगदान होगा। कोई मजदूर आया होगा, इस बोतल को बनाया होगा, कोई मजदूर इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया होगा, कोई मजदूर इसके अंदर माजा भरा होगा, कोई पैक किया होगा, तब ना ये बोतल बना। तो यही बात बोले कि देखिए भाई, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यानी कि अगर कोई भी वस्तु बाजार में बिक रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा मूल्य जो है ना वो श्रमिकों का है, मजदूरों का है। तो अपने उस मूल्य को पहचानो, ठीक है। उसके बाद बोले कि राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। तब बताए कि तभी जाकर के राज्यहीन और वर्गहीन समाज का स्थापना हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये दुनिया के मजदूरों से अपील किए कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ठीक है ना। दुनिया में जितने भी सारे मजदूर थे सबसे अपील किए कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तभी काम चलेगा, नहीं तो तुम लोग सब दिन ऐसे ही भोगिया भोगते रहोगे, ठीक है। तो तब जाकर के प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित किए ये मजदूरों को। कार्ल मार्क्स मजदूरों को बहुत ज्यादा प्रभावित किए, ठीक है ना। और प्रभावित ही नहीं किए, ये बांट दिए, कह दिए ना कि भाई इतिहास को हम 5 भागों में बांट रहे हैं। इतिहास को हम 5 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन भाग भाई? तो बोले कि देखियो भाई, कार्ल मार्क्स बोले कि देखिए, सबसे पहले आया था आदिम युग। आदिम युग मतलब समझते हैं? कार्ल मार्क्स बोले कि देखो, सबसे पहले कौन युग आया था? आदिम युग आया था, मतलब कि कह सकते हैं आदि मानव का युग, हम कह सकते हैं आदिम साम्यवादी युग, आदिम साम्यवादी युग। जो साम्यवादी सबसे पहले आया उसको बोले कि देखो भाई, सबसे पहले आदिम साम्यवादी युग आया, और जब आदिम साम्यवादी युग खत्म हुआ तो दूसरा नंबर पर दास्ता युग आया। क्या आया? दास्ता युग आया। दूसरा नंबर पर क्या आया? दास्ता युग। लोग अब नौकर चाकर बनाने के रखने लगे गरीबों को। दूसरा में क्या आया? दास्ता युग आया। अब जब दास्ता युग भी धीरे धीरे खत्म हुआ तो सामंती युग आया। जब दास्ता युग भी धीरे धीरे खत्म हुआ तब क्या आया? सामंती युग आया।
ठीक है ना, सामंती युग आया। सामंती युग तो पता है, सामंत क्या होता था, सामंतवाद क्या होता था, ये सब हम आपको बता चुके हैं। बोले कि जब सामंती युग खत्म हुआ तब पूंजीवादी युग आया। पूंजीवादी, वही पूंजीवादी जिसके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जो पूंजीवादी जो फैक्ट्री का मालिक हुआ करता था। तो बोले कि सामंती युग खत्म हुआ तो पूंजीवादी युग आ गया। सामंत लोग क्या करता था कि किसानों को भी सताता था। सामंत लोग ना किसानों को सताता था, कहता था कि भाई तुम अपने खेती में तुम अपने खेत में अनाज उपजाओ और इतना हमारे घर पर पहुंचा देना, ठीक है ना। तो ये सामंती युग जब खत्म हुआ तो पूंजीवादी युग आ गया, ठीक है ना। पूंजीपति लोग यानी कि जिनके पास पैसा था वो शासन करने लगा। जब पूंजीवादी भी खत्म हुआ तो समाजवादी युग आ गया। क्या युग आ गया? समाजवादी युग आ गया। तो इस तरीके से ये समाज को ना 5 वर्गों में बांट दिए। समाज को इतिहास को ये 5 वर्गों में बांट दिए, ठीक है। कि इतिहास 5 वर्गों में बंटा हुआ है, आदिम साम्यवादी युग, दास्ता युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग। और उसी समय ये बोल दिए थे, कार्ल मार्क्स उसी समय एक बोल दिए थे कि एक छठा युग भी आएगा, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स जिस समय ये 5 इतिहास को बांट रहे थे ना, उसी समय बोल दिए कि देख लो भाई एक छठा युग भी आएगा। कह दिए कि देखिए एक छठा युग भी आएगा। और जानते हैं छठा युग क्या होगा? छठा युग होगा वर्ग विहीन युग, ठीक है ना। छठा युग होगा वर्ग विहीन युग। क्या होगा बाबू? वर्ग विहीन युग। और ये कौन लेकर के आएगा? तो ये लेकर के आएगा मजदूर लोग। कौन लेकर के आएगा? मजदूर लोग लेकर आएगा। बोले ना कार्ल मार्क्स बोले कि देखो मजदूरों को इतना तो सता रहे हो, लेकिन यही मजदूर हैं जो क्या लेकर के आएंगे? वर्ग विहीन युग लेकर के आएंगे। यानी कि यही मजदूर जब आंदोलन करेंगे तो समाज में भी फिर वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि वर्ग विहीन युग लेकर के आएंगे हमारे ये मजदूर लोग। तो इस तरीके से ना ये 5 वर्गों में बांट दिए, ठीक है। इस तरीके से क्या किए? ये 5 वर्ग में समाज को बांट दिए और छठा के बारे में एक्सपेक्ट भी कर दिए, ठीक है ना, भविष्यवाणी कर दिए कार्ल मार्क्स कि एक छठा युग भी आएगा जो कि होगा वर्ग विहीन युग। और ये कौन लेकर के आएगा? मजदूर लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। बताइए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आया? पहले तो ये बता दीजिए आप लोग, कितने बच्चे को समझ में आ गया? अगर आ गया हो ना तो एक बार पूरा प्यारे बच्चों दम लगा कर कहिए कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। पूरा एक बार दम लगा करके। समझ में आ गया? ये छठा पार्ट के बारे में सिर्फ उम्मीद जताया गया। समाज को वो 5 वर्गों में सॉरी इतिहास को, बार बार समाज को बोल दे रहे हैं, समाज को वो 5 वर्गों में बांटे और छठा वर्ग के बारे में सिर्फ भविष्यवाणी किए कि छठा वर्ग भी जरूर आएगा। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया? पूरे बच्चों को समझ में आ गया ना? एकदम सर गर्दा उड़ गया। अरे वाह क्या बात है, गर्दा उड़ गया। कोई दिक्कत तो ना है अब? कोई दिक्कत तो ना है? चलिए, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब जो मजदूर लोग थे ना, थोड़ा पानी पी लेने दीजिए अब। चलिए समझ में आ गया सारे बच्चों को ना? एकदम सर, यस सर, गर्दा उड़ गया। ओहो, मेरा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड गलत है सर, क्या करें? डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड इसीलिए तो दिया गया है तो चूंकि आप गलत को देख लें और अगर गलत है तो उसको स्कूल में जाकर के सही करवा लें।
स्कूल में जा करके ना आप बोलिए कि सर हमारा डमी एडमिट कार्ड में, ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में ये चीज गलत है तो इसको सुधार दीजिए, तो वो लोग सुधार देंगे। ठीक है, स्कूल वाले जो आपके प्रिंसिपल होंगे वो सुधार देंगे, तो जाकर के अपना देख लीजिए। ठीक है, अब सुनिए प्यारे बच्चों, अब आपको हम कुछ क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। ठीक है, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये सब जो मजदूर, ये सब जो आते हैं, मजदूर आते हैं, किसान आते हैं, ये सब आते हैं सर्वहारा वर्ग में। ठीक है ना, इनको कहा जाता है सर्वहारा वर्ग। तो सवाल पूछता है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सवाल पूछता है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, और यह सवाल बिहार बोर्ड में 2012 में पूछा और 2018 में पूछा। ठीक है ना, यह सवाल बिहार बोर्ड में 2012 में भी पूछा है और यही सवाल पुनः 2018 में भी पूछा है। तो अगर हम आपको बोले कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो जवाब बताइएगा कि देखिए नाम है बाबू सर्वहारा। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे ना तो एक ही शब्द निकलता है, सभी जगह से हारा हुआ, सभी जगह से हारा हुआ वर्ग, हारा हुआ वर्ग। तो सभी जगह से हारा हुआ वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और कौन वर्ग है जो हारा हुआ है? तो बेचारे जो किसान लोग हैं वो क्या है, सब जगह से मारे हैं, सब जगह से हारे हैं। जो मजदूर हैं तो वो क्या है, सब जगह से हारे हैं। जो गरीब हैं वो क्या है, सब जगह से हारे हैं। तो किसान, मजदूर, गरीब, ये सब जो आते हैं ना, ये सब सर्वहारा वर्ग में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे ना, हम लोग इस तरीके से इसका जवाब लिखेंगे। परीक्षा में अगर आ जाएगा ना, क्योंकि 2 बार पूछा है, 2018 में भी पूछा है और 2012 में भी पूछा है। तो अगर ये सवाल अगर आपके परीक्षा में भी आ जाए 2025 में, तो आप लोग ने इसका जवाब लिखिएगा कि सर्वहारा वर्ग समाज का एक वैसा वर्ग है। लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, इसी तरीके से लिखिएगा, सर्वहारा वर्ग समाज का, सर्वहारा वर्ग समाज का ऐसा वर्ग है, ऐसा वर्ग है जिसमें, लिखेंगे किसान, जिसमें किसान कौमा मजदूर, किसान कौमा मजदूर कौमा मजदूर एवं आम लोग शामिल होते हैं, एवं आम गरीब लोग कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, आम गरीब लोग शामिल होते हैं। ठीक है ना, आम गरीब लोग शामिल होते हैं। समझ में आया? तो अगर यह सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाए तो कुछ इस तरीके से जवाब देना है कि सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल होते हैं। समझ में आ गया जी? हाँ, समझ में आ गया? बताइए जल्दी से। और अगर थोड़ा बड़ा लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर वाला प्रश्न में आता है तो 2 नंबर वाला में ज्यादा क्या लिखिएगा, कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, ये अनुसार इस वर्ग में ज्यादातर लोग, इस वर्ग में ज्यादातर लोग मजदूर एवं किसान थे, मजदूर एवं किसान थे जो सुविधाविहीन थे, जो सुविधाविहीन थे, जो सुविधाविहीन थे, यानी कि उनको किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दिया जाता था। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया ना? और साथ ही साथ सुविधा विहीन थे, इनको कोई सुविधा नहीं दिया जाता, अधिकार विहीन भी थे, इनको कोई अधिकार भी नहीं था। जो सुविधा विहीन थे और अधिकार विहीन थे, और अधिकार विहीन थे।
यानी कि ना तो इनको कुछ सुविधा था और ना तो इनके पास कुछ अधिकार था। तो ऐसे वर्ग को ही प्यारे बच्चों हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग। तो अगर ये परीक्षा आपके प्रश्न में, आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछ दे तो आप बता दीजिएगा ना। बोलिए कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब लिख लेंगे? अगर लिख लेंगे तो एक बार प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिए, इसका चित्र भेजिए। अगर आप लोग इसका प्रश्न का जवाब लिख लेंगे तो एक बार ना आप लोग हमें भेज दीजिए कि हाँ सर जी ये प्रश्न अब हमसे लिखा जाएगा, जल्दी से। अगर ये प्रश्न आप लोग लिख लेंगे तो बता दीजिए। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, 2012 में भी और 2018 में भी पूछा गया है। देखिए हम आपको क्या बोले थे कि हम जब पढ़ाएंगे तो साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी कवर कराते चलेंगे। बोले थे ना कि हम जब अब पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन बैंक भी साथ ही साथ कवर कराते चलेंगे। तो हम ना बाबू यहां पर क्वेश्चन बैंक साथ साथ कवर कराते चल रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? चलिए सारे बच्चों को आ गया। आगे और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आगे और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जैसे देखिए ये 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग को हम पढ़ाए हैं ना, आप लोग को हम 2 क्लास करवाए ना, 2 क्लास के आधार पर आप लोग खुद देखिए कि क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारों को प्रकट करें। सेम टू सेम क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। यूटोपियन समाजवादी के विचारों को प्रकट करें। तो बाबू यूटोपियन समाजवादी का विचार हम आपको नहीं बताए हैं, सेंट साइमन का विचार हम आपको बताए हैं, चार्ल्स फॉरियर का विचार बताए हैं, लुई ब्ला का विचार बताए हैं, रॉबर्ट ओवेन का विचार बताए हैं। कोई आप 2-3 विचारक का विचार लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। तो हम यहां पर प्रमुख विचारक 3 का नाम लिख दिए हैं और तीनों के विचार लिख दिए हैं। जैसे सेंट साइमन, तो इन्होंने समाजवादी विचारधारा को काफी आगे बढ़ाने का कार्य किया। इनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस तरह संगठित करना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे का शोषण न कर सके। यह सेंट साइमन का विचार था जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। चार्ल्स फॉरियर का विचार था कि अगर कोई व्यक्ति किसी गांव कस्बा नगर में रहता है तो उसे भी कोई काम करना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को गांव कस्बा में ही काम करना चाहिए, शहर की ओर न जाए तो उनका शोषण न होगा। उसके बाद लुई ब्ला, तो लुई ब्ला इनका कथन था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। तो इन सब का विचार तो हम आपको बता ही दिए हैं ना, इन सब का विचार तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बाबू इन सब के विचारों से हम आपको ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। अच्छा अब देखिए और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, मार्क्सवाद के आदर्श को लिखें। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया है, अभी तक तो क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे। तो इसको भी याद रखिएगा कि मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करना। कार्ल मार्क्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्ल मार्क्स का उद्देश्य यही था ना कि एक ऐसे समाज की स्थापना करें जो कि वर्गविहीन हो, एक ऐसे समाज की स्थापना करें जो कि वर्गविहीन हो। तो मार्क्स का मुख्य उद्देश्य था वर्गविहीन समाज की स्थापना करना तथा समाज में फैले हुए बुराइयों को हटाना। हम सभी के समाज में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, यही था मार्क्सवाद का आदर्श। हो जाएगा ना? चलिए अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2012 में। 2012 में हम आपको ना क्वेश्चन बैंक 2011 से 2014 तक करवा रहे हैं, लगभग 13-14 साल का क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, ठीक है? तो 14 साल का क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं तो कुछ तो बेनिफिट आपको होना चाहिए ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें, या तो इसी क्वेश्चन को 2012 में पूछा गया था इस प्रकार से कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बाबू आपको तो अभी कार्ल मार्क्स का पूरा जीवनी बता दिए है ना, कार्ल मार्क्स का पूरा जीवनी बताए कि नहीं बताए? बता दिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग बड़े आराम से बना लेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में तो बड़े आराम से लिख लेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था जो पेशे से वकील थे। इन्होंने 1824 ईस्वी में आगे चल करके ईसाई धर्म को अपनाया। और इनके बारे में लिख देंगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से 1836 ईस्वी में हुआ। यह बचपन से ही मेधावी छात्र थे। इन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी के साथ इन्होंने विवाह किया और 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हुई और इनके विचारों से प्रभावित हुए और गरीबों की समस्या पर विचार किया। कार्ल मार्क्स ने नारा लगाया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। साथ ही पूंजीवाद का घोर विरोध किया जो कि पूंजीवाद लोग गरीबों को जम करके शोषण कर रहे थे, ठीक है?
इनकी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल है, जो कि 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इन्हें ये ध्यान रखिएगा, इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का मौत 1883 ईस्वी में लंदन में हो जाता है। तो बाबू ध्यान रखिएगा कि यहां तक, अब देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में इतना प्यार से हम आपको बता दिए हैं, इतना बढ़िया से आपको बता दिए हैं। आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन अब आपको रटने का जरूरत पड़ेगा जी? है ये सब क्वेश्चन आपको रटने का जरूरत पड़ेगा? इतना बढ़िया से बता दिया है ना, एक नजर देखिएगा दिमाग में चक्रव्यूह की तरह घूम जाएगा। समझ गए? तो ये सब क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है, ऐसे ही आपका याद हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, अगला क्वेश्चन, पूंजीवाद क्या है? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि पूंजीवाद क्या है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है। पूंजीवाद मतलब अपने बारे में जो सोचे। जैसे पूंजीवादी कौन होते थे? फैक्ट्री के मालिक होते थे। तो फैक्ट्री के मालिक हमेशा अपने बारे में सोचते थे, कभी भी मजदूरों के बारे में नहीं सोचते थे। तो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है, उसको पूंजीवाद कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता है, बल्कि कोई निजी संस्था का अधिकार होता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, यह सार्वजनिक एवं आर्थिक गतिविधियों का विरोध करता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और व्यापार प्राप्त किया जाता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है? हालांकि ये चीज हम आपको पहला चैप्टर में भी बताए थे। ठीक है ना? ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। उपनिवेशवाद बताए थे ना कि फायदा कमाने के उद्देश्य से क्या होता था कि फायदा कमाने के उद्देश्य से दूसरे देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता था। ठीक है ना? फायदा कमाने के उद्देश्य से दूसरे देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता था, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, उसे ही हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे इंग्लैंड जो था वो भारत को अपना उपनिवेश बनाए हुए था, भारत को गुलाम बना करके भारत को अपना उपनिवेश बनाए हुए था। तो ये सब हम आपको बता दिए हैं कि जब कोई शक्तिशाली एवं उन्नत देश किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसमें तानाशाही शासन होता है जो संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों पर जम करके शोषण करते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। तो उपनिवेशवाद हम आपको बता ही दिए हैं। अब उसके बाद चलिए, चलो भाई, इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है। और कल से प्यारे बच्चे अब हम आपको लेकर के चलेंगे रूस में क्रांति। देखिए हम आपको क्या बताए हैं, हम आपको अब क्या बताए हैं, जरा सुनिए ध्यान से। हमेशा जब जब अत्याचार हुआ है तो क्रांति हुआ है। जैसे यहां पर अत्याचार हुआ तो क्रांति हुआ। अत्याचार कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि यहां पर अत्याचार किसके साथ हो रहा है? मजदूरों के साथ हो रहा है। तो जब मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है तो मजदूर लोग ना क्रांति किए। ठीक है? मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है तो मजदूर लोग बहुत जम करके क्या किए? क्रांति किए। और जब मजदूर क्रांति किए तो उस क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी कि हम लोग यहां पर ना अगली क्लास से रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? रूस की क्रांति में दो क्रांति बहुत प्रमुख है। एक है बाबू फरवरी की क्रांति और एक है अक्टूबर की क्रांति, जिसके विषय में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। खूनी रविवार के बारे में ना हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आ गया? खूनी रविवार के बारे में हम लोगों को इसी क्लास में पढ़ना है। तो ये सब ना हम आपको बता देंगे अगली क्लास में। तो चलिए बाबू, सबसे पहले तो आप हमें अब ये बता दीजिए, आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन कि यह क्लास आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यह क्लास आपको कैसा लगा? जल्दी से बताइए, यह क्लास आपको कैसा लगा? एक बार जल्दी से ना आप हमें बता दीजिए, फटाफट से बताइए, यह क्लास आपको कैसा लगा? जल्दी से बताइए, यह क्लास आपको कैसा लगा बाबू? एक बार जल्दी से बता दीजिए।
बहुत अच्छा लगा ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत तो अब ना है ना? एकदम जबरदस्त लगा सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा बाबू, कोई दिक्कत तो ना है? हैं? चलिए, तो फिर आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाबू हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और आप लोग जल्दी से जाइए और अब मैथ का क्लास करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।